हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी क्लास फॉर ऑल। आज हम न्यूरोसाइकोलॉजी सीरीज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, माइंड एंड ब्रेन अ न्यूरोसाइंटिफिक पर्सपेक्टिव। लास्ट क्लास में हमने फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने देखा कि फिलोसोफर्स हजारों सालों से एक सवाल पूछते आए हैं, क्या माइंड और ब्रेन एक ही चीज़ है या दोनों अलग अलग हैं। लेकिन आज का न्यूरोसाइंस सिर्फ सोच विचार या फिलॉसफी पर डिपेंड नहीं करता। आज हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, एमआरआई, एफएमआरआई, पेट स्कैन, ईईजी, एमईजी और ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक्स, जिनसे हम लिविंग ह्यूमन ब्रेन को काम करते हुए देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि मॉडर्न न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग माइंड और ब्रेन का रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी आंखें स्क्रीन को देख रही हैं, आपके कान मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है और आपका माइंड उस इंफॉर्मेशन को समझ रहा है। लेकिन क्या ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं? न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग माइंड और ब्रेन अलग एंटाइटीज नहीं हैं, बल्कि एक ही सिस्टम के दो इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट्स हैं। ब्रेन फिजिकल स्ट्रक्चर है, माइंड उस स्ट्रक्चर की डायनेमिक फंक्शनिंग का एक्सपीरियंस है। सिंपल लैंग्वेज में, ब्रेन क्रिएट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ माइंड एंड द माइंड रिफ्लेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। ब्रेन एज अ बायोलॉजिकल ऑर्गन। ब्रेन ह्यूमन बॉडी का सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसका वेट, एवरेज वेट लगभग 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन्स और ट्रिलियंस ऑफ सिनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं। हर सेकंड लाखों इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स न्यूरॉन्स के बीच एक्सचेंज हो रहे होते हैं। ये कम्युनिकेशन ही हमारे थॉट्स, मेमोरी, इमोशंस, लैंग्वेज, अटेंशन, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, कॉन्शसनेस, मूवमेंट, जिसमें मेंटल फंक्शंस को, जैसे इन सारे मेंटल फंक्शंस को पॉसिबल बनाता है। इसलिए न्यूरोसाइंस ब्रेन को बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द माइंड मानता है। सो की मैसेजेस ये हो सकता है कि ब्रेन क्रिएट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ माइंड। न्यूरॉन्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड। अब सवाल उठता है, माइंड बनता कैसे है? इसका आंसर है न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की बेसिक फंक्शनल यूनिट है। हर न्यूरॉन तीन मेजर पार्ट से मिलकर बना होता है, सेल बॉडी जिसे सोमा कहते हैं, डेंड्रॉइड्स, एक्सॉन। न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू दूसरे न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजता है। जब बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिवेट होते हैं तब कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेसेस जनरेट होते हैं। एक न्यूरॉन अकेला थॉट प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन न्यूरॉन्स का नेटवर्क मिलकर थिंकिंग, मेमोरी और कॉन्शसनेस क्रिएट करता है। आज न्यूरोसाइंस कहता है कि ब्रेन का कोई भी मेंटल फंक्शन किसी एक न्यूरॉन का काम नहीं होता। ये न्यूरल नेटवर्क्स का रिजल्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी दोस्त का फेस देखते हैं तो एक ही एरिया एक्टिवेट नहीं होता, साथ साथ कई ब्रेन रीजन्स काम करते हैं। विजुअल कॉर्टेक्स इमेज को प्रोसेस करता है, टेम्पोरल लोब फेस आइडेंटिफाई करता है, हिप्पोकैम्पस उस पर्सन की मेमोरी रिकॉल करता है और एमिगडेला उस पर्सन से जुड़ी इमोशंस को एक्टिवेट करती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है कि आप उससे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब, माइंड इज द कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मल्टीपल ब्रेन नेटवर्क्स। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि ब्रेन का हर पार्ट सेम काम करता है, लेकिन रिसर्च ने दिखाया कि डिफरेंट ब्रेन एरियाज के स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, पर्सनालिटी,
सेल्फ कंट्रोल और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। पेरिएटल लोब टच, बॉडी अवेयरनेस, स्पेशियल ओरिएंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेम्पोरल लोब हियरिंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीपिटल लोब विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में इंजरी होती है तो उस फंक्शन में इम्पेयरमेंट आ सकता है। ब्रेन प्लास्टिसिटी एक बहुत ही एक्साइटिंग कंसेप्ट है। पहले साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि एडल्ट ब्रेन चेंज नहीं होता है, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने प्रूव किया कि ब्रेन लाइफ लॉन्ग चेंज कर सकता है। इस एबिलिटी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब नए एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, प्रैक्टिस, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और रिहैबिलिटेशन के थ्रू ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है। इसी वजह से स्ट्रोक पेशेंट्स भी थेरेपी के बाद काफ़ी रिकवरी कर लेते हैं। चिल्ड्रन इंजरी के बाद एडल्ट से ज़्यादा जल्दी रिकवर कर पाते हैं और हम लाइफ भर नए नए स्किल्स सीख सकते हैं। ब्रेन सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल से काम नहीं करता, केमिकल मैसेंजर्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं डोपामाइन, जो कि रिवॉर्ड, मोटिवेशन, प्लेजर, मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। सेरोटोनिन, जो कि मूड, स्लीप, इमोशन, एपेटाइट कंट्रोल करता है। एसिटिलकोलाइन लर्निंग, अटेंशन, मेमोरी को रेगुलेट करता है। गाबा ब्रेन को काम करता है और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। ग्लूटामेट लर्निंग और मेमोरी का मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इन केमिकल्स का इम्बैलेंस मेंटल डिसऑर्डर को क्रिएट कर सकता है या उसका रीजन बन सकता है, जैसे डिप्रेशन, पार्किंसंस डिजीज, शिजोफ्रेनिया और अल्जाइमर्स डिजीज। न्यूरोसाइंस में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन तब आया जब साइंटिस्ट ने लिविंग ब्रेन को देखना शुरू किया। इम्पॉर्टेंट टेक्निक में है ब्रेन एमआरआई, जो ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाता है। एफएमआरआई कौन सा ब्रेन एरिया टास्क के दौरान एक्टिवेटेड है ये बताता है। पेट स्कैन ब्रेन मेटाबॉलिज्म और केमिकल एक्टिविटी को मेजर करता है। ईईजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मिलीसेकेंड्स के लेवल पर रिकॉर्ड करता है। इन टेक्निक्स ने प्रूव किया कि हर मेंटल एक्टिविटी के साथ स्पेसिफिक ब्रेन एक्टिविटी भी होती है। साइंटिफिक एविडेंस की अगर हम बात करें तो न्यूरो साइंस के पास स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस है। एग्जाम्पल ले लें अगर स्ट्रोक का, तो अगर लेफ्ट हेमिस्फेयर डैमेज हो तो पेशेंट बोल नहीं पाता। इस कंडीशन को अफेजिया कहते हैं। अगर हिप्पोकैम्पस डैमेज हो तो पेशेंट नए मेमोरीज नहीं बना पाता है। अगर एमिगडेला डैमेज हो तो फियर रिकग्निशन वीक हो सकती है। अगर फ्रंटल लोब डैमेज हो तो पर्सनालिटी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। सबसे फेमस एग्जाम्पल है फिनिस गेज का। एक एक्सीडेंट में उनके फ्रंटल लोब को सिवियर डैमेज हुआ। एक्सीडेंट के बाद उनकी इंटेलिजेंस लगभग सेम रही, लेकिन उनकी पर्सनालिटी, इमोशंस और बिहेवियर ड्रामेटिकली चेंज हो गए। ये केस न्यूरोसाइंस के हिस्ट्री में एक लैंडमार्क एविडेंस माना जाता है कि ब्रेन और बिहेवियर का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कॉन्शसनेस, द बिगेस्ट मिस्ट्री। साइंस ने ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस एक्सप्लेन कर दिए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी कंप्लीटली सॉल्व नहीं हुआ। कॉन्शसनेस कैसे जनरेट होती है? हम पेन का एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? हम रेड कलर को रेड क्यों फील करते हैं? हम खुद की अवेयरनेस कैसे लेते हैं, कैसे अवेयर होते हैं? ये क्वेश्चंस आज भी न्यूरोसाइंस और फिलॉसफी दोनों के लिए चैलेंज बने हुए हैं। इस प्रॉब्लम को कई रिसर्चर्स हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शसनेस के नाम से भी डिस्क्राइब करते हैं। मॉडर्न व्यू की बात करें तो आज का न्यूरोसाइंटिस्ट जनरली मानते हैं कि माइंड ब्रेन से अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है।
माइंड एक्चुअली ब्रेन की कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। मतलब जब बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स सिंक्रोनाइज्ड तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तब थिंकिंग, लर्निंग, इमोशंस और कॉन्शसनेस जैसे एक्सपीरियंसेस इमर्ज होते हैं। इसलिए मॉडर्न न्यूरोसाइंस ब्रेन को समझे बिना माइंड को समझना इम्पॉसिबल मानता है। Why this is important in neuropsychology? न्यूरोसाइकोलॉजी का मेन ऑब्जेक्टिव ही ये समझना है कि ब्रेन के किस पार्ट में डैमेज होने से मेमोरी अफेक्ट होती है, लैंग्वेज डिस्टर्ब होती है, अटेंशन कम हो जाता है, इमोशंस चेंज हो जाती हैं, पर्सनैलिटी ऑल्टर हो सकती है, डिसीजन मेकिंग वीक हो सकती है। इसी नॉलेज की हेल्प से क्लिनिशियंस डायग्नोसिस, रिहैबिलिटेशन और ट्रीटमेंट प्लान्स बनाते हैं। अब क्विक रिवीजन, इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करते हैं कि ब्रेन एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, माइंड ब्रेन की डायनेमिक फंक्शनिंग का साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, न्यूरॉन्स और न्यूरल नेटवर्क मेंटल फंक्शंस क्रिएट करते हैं, डिफरेंट ब्रेन रीजन्स के स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू ब्रेन लाइफ भर अडाप्ट करता रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स थॉट्स और इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स ने माइंड ब्रेन रिलेशनशिप को साइंटिफिक एविडेंस दिया। ब्रेन इंजरी से बिहेवियर और कॉग्निशन दोनों चेंज हो सकते हैं। कॉन्शसनेस अभी भी न्यूरोसाइंस का सबसे बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन बना हुआ है। तो कंक्लूड करते हुए आज हमने देखा कि न्यूरोसाइंटिफिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग माइंड और ब्रेन एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि डीपली इंटरकनेक्टेड हैं। जो हम सोचते हैं, याद रखते हैं, महसूस करते हैं और डिसाइड करते हैं, ये सब ब्रेन के बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज का रिजल्ट है। लेकिन साथ ही एक बात याद रखें, साइंस ने ब्रेन को काफ़ी हद तक समझ लिया है, लेकिन ह्यूमन कॉन्शसनेस और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अभी भी रिसर्च का सबसे फैसिनेटिंग एरिया है। इसलिए न्यूरोसाइकोलॉजी एक रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है जो साइकोलॉजी, बायोलॉजी, मेडिसिन और न्यूरोसाइंस को एक साथ जोड़ती है। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साइकोलॉजी क्लास फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इंटरेस्टिंग न्यूरोसाइकोलॉजिकल टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।